नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम। इसके पहले हम धातु पढ़ रहे थे और धातुओं में हमने सोडियम धातु के बारे में, मैग्नीशियम धातु के बारे में और एल्युमिनियम धातु के बारे में बात कर चुका है। आज हमारा जो नेक्स्ट धातु है वो है एल्युमिनियम। आज एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे। एल्युमिनियम क्या है तो आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। परमाणु क्रमांक 13 है। यह बोरान परिवार का तत्व है। बोरान परिवार यानी कि ग्रुप 13। वर्ग कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, 13। ग्रुप 13 का तत्व है। और ग्रुप 13 में कौन कौन तत्व आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, तिल, आलू। बोरान आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, एंडियम आता है और थैलियम आता है। एक ग्रुप आपका जो 13 के क्या है तत्व है तो ग्रुप 13 में आता है। और ग्रुप 13 का यानी कि किस ब्लॉक का तत्व है तो आंसर है पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व क्यों है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबसे में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरान 5 नंबर पे है, 2,3। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p1। इसका हो जाएगा 13 नंबर पे है 2,8,3। इलेक्ट्रॉन विन्यास उपकोष में क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यानी कि इसमें जो 3s2 और 3p1 इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कर रहा है, वो p सबसे में प्रवेश कर रहा है, p उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसे p ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। और एक ग्रुप क्या है, ग्रुप 13 का तत्व है, वर्ग 13 का तत्व है और p ब्लॉक का तत्व होता है। और क्योंकि बोरान से शुरू होता है ग्रुप 13, इसलिए इसको बोरान परिवार का तत्व भी बोलते हैं। प्राकृत में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में खाली आपको एल्युमिनियम के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कुछ किसी रूप में जुड़ा किसी से रिएक्शन या किसी यौगिक के रूप में देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यही धातु उपलब्ध है। ध्यान देना, पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध है तो यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु है, धातु वर्ड पे ध्यान देना, जो धातु उपलब्ध है वो कौन है तो आंसर है एल्युमिनियम है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन सा है तो आंसर है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए बताइए विश्व में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन। पूरे विश्व में या पूरे संसार में पूछा जाए तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा कौन सा है तो हाइड्रोजन है। तो तत्वों में अगर पूछा जाए बताइए कि तत्वों में सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंदर तत्वों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो आंसर है ऑक्सीजन। और दूसरे स्थान पे जो है सिलिकॉन है। दूसरे स्थान पे क्या है, सिलिकॉन है। और ऑक्सीजन एक धातु है, आपको भी पता होगा। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है। और ये जो धातु है ये पृथ्वी पे याद कर सकते हो, पृथ्वी पे तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व है। सबसे ज्यादा उपलब्ध क्या है, तत्व है। अगर धातु में पूछा जाए तो धातु में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, आंसर है एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी पर और पहले स्थान पे ऑक्सीजन पाया जाता है। बात समझ में आ गया होगा। यह अपने ऑक्साइडों या सिलिकेटों के यौगिकों के रूप में, हमने कहा कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा या तो ऑक्साइड या सिलिकेट से सिलिकेट रूप में देखने को मिलता है। जैसे इसके कुछ अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 और बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का क्या है, मुख्य अयस्क होता है। मुख्य अयस्क का मतलब क्या होता है, जिससे बॉक्साइड को कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क या प्रमुख अयस्क। क्योंकि बॉक्साइड से एल्युमिनियम कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का सबसे क्या है, मेन अयस्क होता है। दूसरा पोरंडम का सूत्र क्या होता है, Al2O3, इसी को एल्युमिनियम भी बोलते हैं। तो पोरंडम भी इसका एक मुख्य अयस्क है। और तीसरा है क्रायोलाइट। ऐसे और भी है। तो ये कुछ मुख्य अयस्क इसके हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइड, जिससे एल्युमिनियम कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक गुण की बात करें तो यह नम वायु में इसका संचारण होता है, मतलब नमी से रिएक्शन कर लेता है
और रिएक्शन करने पर अपने ऊपर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्युमिना के एक क्या बना लेता है, परत बना लेता है, कठोर परत क्रिएट कर लेता है। और ये जो एल्युमिना होता है इसका ऑक्साइड जो होता है किस नेचर का होता है, उभयधर्मी नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो कठोर परत आपका जो है बना लेता है उभयधर्मी पदार्थ। मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नमी से रिएक्शन कर लेगा, अपने ऊपर एक क्या क्रिएट कर लेगा, एक लेयर क्रिएट कर लेगा, एक परत बना लेगा, Al2O3 का परत बना लेगा, क्योंकि उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का इस मतलब कि किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए जो एल्युमिनियम नीचे है या अंदर है वो अधिकतर समय तक आपका जो है सेफ बचा रहता है। यह प्रबल अपचायक का भी भांति काम करता है। ऑक्सीकरण अपचायक में समझेंगे अपचायक, प्रबल अपचायक की भांति काम करता है। उपयोग क्या है इसका, तो इसका उपयोग वैद्युत संचरण हेतु तारों के निर्माण में, तारों को बनाने में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। एल्युमिनियम के तार मार्केट में आते हैं। बर्तन व घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और ये तीसरा यूज है वो इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम के पाउडर, जो एल्युमिनियम का पाउडर होता है उस एल्युमिनियम के पाउडर का उपयोग, एल्युमिनियम के पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो रेल की पटरियां होती है, जो पटरियां होती हैं या जो मशीन के विभिन्न भाग होते हैं जो टूट जाते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए या टूटे हुए टुकड़ों को या मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, आंसर है एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। कुछ बेसिक बातें थी एल्युमिनियम के बारे में, नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि नेक्स्ट धातु के बारे में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा धातु है लोहा। क्या नंबर पे है, और साड़ी में 26 नंबर पे है। यह एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु मतलब संक्रमण धातु क्या होते हैं, जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच होते हैं उनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। और S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच कौन से आपका जो है ब्लॉक होता है, तो आंसर है D ब्लॉक का, D ब्लॉक होता है। तो S और P ब्लॉक के बीच पाए जाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, D ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और D ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में बात करेंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। अभी समझ लीजिए कि S और P ब्लॉक के बीच जो तत्व पाए जाते हैं उनको D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और D ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, D ब्लॉक के तत्वों को ही क्या कहा जाता है, आंसर आपका जो है संक्रमण आपका जो है तत्व कहा जाता है या संक्रमण धातु, क्योंकि यह फिर D ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। दूसरा है यह 8वें वर्ग व चतुर्थ आवर्त का तत्व है। वर्ग कौन सा है, 8वें वर्ग और चतुर्थ आवर्त, चौथे आवर्त का आपका जो तत्व है। यह एक सक्रिय धातु होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर सक्रिय धातु है तो फ्री अवस्था में नहीं पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में नहीं पाएगा, अपने यौगिक के रूप में पाया जाएगा। पृथ्वी पर धातुओं के क्रम में इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान धातुओं के क्रम में कौन था, तो पहला स्थान धातुओं के क्रम में एल्युमिनियम है। धातुओं में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में धातुओं में कौन पाया जाता है, तो आंसर है एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद पृथ्वी पर जो दूसरा स्थान है वो किसका है, धातुओं में, किसमें बोल रहा हूँ, धातुओं में जो दूसरा स्थान है वो किसका है, आंसर है Fe का है। अगर पूछा जाए तत्वों में सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा कौन है, सिलिकॉन। तीसरा कौन है, एल्युमिनियम। अगर पूछा है धातुओं में सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन पाया जाता है, तो आंसर है एल्युमिनियम। दूसरा आपका जो कौन है, तो Fe है, लोहा। लोहा जो है पृथ्वी पर धातुओं के क्रम में दूसरा स्थान है। ये इसके कुछ अयस्क होते हैं, कुछ अयस्कों के रूप में, जैसे हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका क्या है, मुख्य अयस्क है। उन्होंने बताया था पीछे मुख्य अयस्क क्या होते हैं, जिससे Fe आप कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अयस्क बोलते हैं। मैग्नेटाइट दूसरा इसका अयस्क है, मैग्नेटाइट। इसी को बोला जाता है लेड स्टोन। क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट को ही बोला जाता है लेड स्टोन। लेड स्टोन इसका सूत्र होता है Fe3O4। लेड स्टोन लोहे का चुंबकीय अयस्क है। पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सा लोहे का चुंबकीय अयस्क है, तो जो लेड स्टोन होता है यही होता है लोहे का क्या, चुंबकीय अयस्क होता है। दूसरा होता है जो लोहे का अयस्क वो होता है सीडेराइट। सीडेराइट का इंपॉर्टेंट फार्मूला है सीडेराइट, का सूत्र पूछता है Fe3O3 होता है। अगला है लिमोनाइट। लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3 × 3H2O। और लास्ट होता है जो आयरन पायराइट आपका Fe2, जिसको हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, नकली सोना भी बोलते हैं। तो ये सभी आपका जो है इसके अयस्क है, तो आंसर
आयरन का एक्स है, आयरन यहाँ पे तो लोहा का एक्स है। इसमें से लोहे का सबसे मुख्य एक्स है हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्यों इसलिए क्योंकि इसके कम खर्चे में आसानी से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोहा या Fe प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में रक्त में पाया जाता है, रक्त में कहाँ पाया जाता है, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसी के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। होमोग्लोबिन क्या होता है, जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराता है या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर मूव कराने का काम होमोग्लोबिन कराता है। और होमोग्लोबिन में मुख्य अयन कौन होता है, Fe होता है। और एक Fe परमाणु जो होता है ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन के परमाणु को लेके जाता है, तो एक होमोग्लोबिन परमाणु बोलेंगे, एक होमोग्लोबिन परमाणु या एक Fe। इसमें कौन सा प्लस, जो होमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है उसमें डबल प्लस होता है। तो हीमोग्लोबिन एक, ऐसा समझिए हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन परमाणु 4 ऑक्सीजन को लेके आपका जो जाता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है, 4 अणुओं को लेके जाता है। एक होमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़ता है। तो इसलिए होमोग्लोबिन का मुख्य भाग क्या होता है, तो आंसर है Fe होता है। दूसरी चीज यह हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लोहे का अगर हम लास्ट अगला बात करें तो लोहे का आपका रासायनिक गुण, लोहे का रासायनिक गुण क्या है, नम वायु में इसका संचारण होता है। नमी में या लोहा जो होता है नमी में क्रिया करके Fe2O3 into XH2O, Fe2O3 into XH2O, ये होता है जंग। इसी को बोलते हैं जंग का सूत्र। ये जंग का फार्मूला है, अभी मैं पूछा था बताइए से जंग का सूत्र कौन है, तो Fe2O3 into XH2O जंग का फार्मूला है। तो नम वायु में इसका संचारण होता है और संचारण करने पे क्या मतलब लोहा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके खत्म होगा, उसमें जंग लगेगा और जंग का फार्मूला जो होता है Fe2O3 into XH2O होता है। यह क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहा जो है वो क्षारों के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है, या कैसे तो क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वैद्युत चुंबक बनाने में Fe भी यूज होता है। वैद्युत चुंबक बनाने में मिश्र धातु Fe, निकेल और कोबाल्ट यूज किया जाता है। तो इसमें Fe भी एक मुख्य भाग होता है वैद्युत चुंबक बनाने में। दूसरा, लोहे के आपका जो अयस्कों में Fe की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। या में आया हुआ क्वेश्चन है कि लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने में, यानी कि आयरन के अयस्कों से आयरन प्राप्त करना है या लौह अयस्कों से लोहा प्राप्त करना है, Fe प्राप्त करना है, तो किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, सर अपचयन क्रिया द्वारा ये चीज संपन्न होता है। तो ये लोहे के बारे में, इसके बाद आपको पढ़ना है लोहे के प्रकार, टाइप ऑफ लोहा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लोहे के प्रकार, टाइप ऑफ आयरन। लोहे के प्रकार में पहला लोहा होता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ढलवा लोहा क्या होता है, इसमें 92 से 94% क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। 92 से 94% आयरन पाया जाता है, 2 से 4% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। शेष सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस आदि की अशुद्धि भी पाई जाती है। याद रखना है कि ढलवा लोहा में 92 से 94% लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है, 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। शेष जो मात्रा में और पाए जाते हैं ढलवा लोहा में, वो सल्फर पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और फास्फोरस की अशुद्धियां इसमें विद्यमान रहती है। यह सबसे घटिया लोहा है। घटिया लोहा का मतलब सबसे क्या है, बेकार लोहा होता है। यह सबसे घटिया लोहा है, आप कह सकते हो सबसे बेकार लोहा होता है। और बेकार है तो सिंपल कठोर या भंगुर होता है, मतलब आप लोहे से पीटने पर आपका जो है क्या हो जाएगा, टूट जाता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। अस्थायी चुंबक मतलब कुछ समय के लिए उसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा, तो अस्थायी चुंबक आपका बनाया जा सकता है। इसका उपयोग बिल्डिंग में नहीं किया जाता, मतलब इसकी बिल्डिंग आप नहीं कर सकते हो। इसका बिल्डिंग जैसे लोहे का बिल्डिंग किया जाता है, तो जो ढलवा लोहा होता है, तो इसका इंपॉर्टेंट फिगर है, तो ढलवे लोहे का बिल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला था ढलवा लोहा। इसमें Fe 92 से 94%, कार्बन 2 से 4% और शेष आपका जो सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस की अशुद्धि पाई जाती है। यह सबसे बेकार लोहा होता है, भंगुर कठोर होता है, गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, इसकी बिल्डिंग नहीं की जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा लोहा है, लोहे का दूसरा जो प्रकार है वो है
पिटवा लोहा, पिटवा लोहा क्या होता है? या लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। पूछा जाएगा बताइए सबसे प्योर रूप, सबसे शुद्ध रूप लोहे का कौन होता है? तो आंसर है पिटवा लोहा होता है। इसमें 98.8 से आंकड़ा याद रखना, 98.8 से 99.9% क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है। और 0.1 से 0.1 से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 0.1 से 0.25% तक क्या पाया जाता है? 25% तक कार्बन पाया जाता है। शेष वही अशुद्धि सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज और फास्फोरस की अशुद्धि होती है। इसका वेल्डिंग संभव होता है, मतलब इसका वेल्डिंग आप करते हो, मतलब जो वेल्डिंग कराने आप लोहा लेके जाते हो वो कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्ध रूप होता है 98.8 से 99.9% Fe होता है। इसका गलनांक जो होता है 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है? 1500 से डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद लोहे का तीसरा टाइप है वो इस्पात है। इस्पात में क्या होता है? 0 से 0.025 से 1.5% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। 1.5% तक क्या पाया जाता है? तो आंसर है कार्बन पाया जाता है। और कार्बन की परिशुद्धता कम होने के कारण यह नरम होता है। तो कार्बन इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह नरम होता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा इस्पात में बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा जैसे जैसे इस्पात में बढ़ेगी, कार्बन इस्पात क्या होता जाएगा? आंसर कठोर होता जाएगा, उसकी कठोरता बढ़ती जाएगी। तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देने पर इस्पात में इस्पात कठोर हो जाता है। अगला है जो इस्पात का, इस इस्पात का यूज क्या कहाँ किया जाता है? तो आंसर अस्थायी चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक, इसका क्या था? अस्थायी चुंबक बनाने में ढलवा लोहा उपयोग किया जाता है। जब इस्पात का उपयोग कहाँ किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है। इस्पात का उपचार क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, तापानुशीलन। तापानुशीलन इस्पात का उपचार 3 तरीके से किया जाता है। एक तापानुशीलन होता है, दूसरा कठोरीकरण होता है, तीसरा होता है टेम्परीकरण। तापानुशीलन क्या होता है? सबसे पहले इस्पात लेते हैं, इस्पात को गर्म कर लेते हैं, लाल तक खूब गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि जब तक ये कैसा ना हो जाए, लाल ना हो जाए, लाल तप्त कर लेते हैं। और लाल तप्त करने के बाद इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, रख देते हैं कहीं पर, धीरे धीरे ठंडा होता है। इससे जो इस्पात हमको मिलता है वो इस्पात जो हमको मिलता है वो इस्पात आपका जो नरम होता है। और दूसरी चीज, इसको लाल तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं तापानुशीलन। इसी को क्या कहते हैं? तापानुशीलन कहते हैं। मतलब इस्पात को आप हीट करिए, इतना हीट करिए कि पूरे लाल तक तो हो जाए, और फिर उसको धीरे धीरे आप ठंडा करिए, और ठंडा करने की जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तापानुशीलन बोलते हैं। दूसरा होता है कठोरीकरण। कठोरीकरण क्या होता है? लाल इस्पात को लाल तक आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद इसको उठा के एक साथ पानी में डाल दो या तेल में डाल दो एक साथ, तो ये अचानक ठंडा हो जाएगा, यानी कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कठोरीकरण कहते हैं। इससे जो इस्पात प्राप्त होता है वो कठोर होता है, और कैसा होता है? आंसर है भंगुर होता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है टेम्परीकरण। टेम्परीकरण में क्या होता है? पहले आप उसका कठोरीकरण कर लेते हैं, यानी कि उसको आपका जो है खूब गर्म करते हैं, एक साथ पानी में या तेल उठा के डाल देते हैं, भंगुर हो जाता है लोहा। इसके बाद उसको दोबारा निकालते हैं और फिर गर्म करते हैं, और दोबारा जब फिर गर्म करेंगे तो फिर गर्म करने पर उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? टेम्परीकरण बोलते हैं। तो इस्पात का उपचार 3 तरीकों से किया जाता था। ये था लोहे के प्रकार, और उसमें इस्पात का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने लोहे के बारे में समझा, लोहे के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो और धातु बच रहे हैं और मेटल बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम। इसके पहले हम धातु पढ़ रहे थे, और धातुओं में हमने सोडियम धातु के बारे में, मैग्नीशियम धातु के बारे में और एल्युमिनियम धातु के बारे में बात कर चुका है। आज हमारा जो नेक्स्ट धातु है वो है एल्युमिनियम। आज हम एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे। एल्युमिनियम क्या है? तो आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। परमाणु क्रमांक 13 है। यह बोरान परिवार का तत्व है।
बोरान परिवार यानी कि ग्रुप 13। वर्ग कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, 13। ग्रुप 13 का तत्व है। और ग्रुप 13 में कौन कौन तत्व आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, किम, आलू। बोरान आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, एंडियम आता है और थैलियम आता है। एक ग्रुप आपका जो 13 के क्या है, तत्व है, तो ग्रुप 13 में आता है। और ग्रुप 13 का यानी कि किस ब्लॉक का तत्व है, तो आंसर है पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व क्यों है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरान 5 नंबर पे है, 2,3। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p1। इसका हो जाएगा 13 नंबर पे है 2, 8, 3। इलेक्ट्रॉन विन्यास उपकोष में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यानी कि इसमें जो 3s2 और 3p1, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कर रहा है, वो पी सबशेल में प्रवेश कर रहा है, पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए उसे पी ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। और एक ग्रुप क्या है, ग्रुप 13 का तत्व है, वर्ग 13 का तत्व है और पी ब्लॉक का तत्व होता है। और क्योंकि बोरान से शुरू होता है ग्रुप 13, इसलिए इसको बोरान परिवार का तत्व भी बोलते हैं। प्राकृत में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में खाली आपको एल्युमिनियम के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कुछ किसी रूप में जुड़ा किसी से रिएक्शन या किसी यौगिक के रूप में देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यही धातु उपलब्ध है। ध्यान देना, पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु है, धातु वर्ड पे ध्यान देना, जो धातु उपलब्ध है वो कौन है, तो आंसर है एल्युमिनियम है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन सा है, तो आंसर है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए बताइए विश्व में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। पूरे विश्व में या पूरे संसार में पूछा जाए तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। तो तत्वों में अगर पूछा जाए बताइए कि तत्वों में सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंदर तत्वों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर है ऑक्सीजन। और दूसरे स्थान में जो है सिलिकॉन है। दूसरे स्थान पे क्या है, सिलिकॉन है। और ऑक्सीजन एक धातु है, आपको ये भी पता होगा। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है। और ये जो धातु है पृथ्वी पे, या आप कह सकते हो पृथ्वी पे तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व है। सबसे ज्यादा उपलब्ध क्या है, तत्व है। अगर धातु में पूछा जाए तो धातु में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, आंसर है एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी पर, और पहले स्थान पे ऑक्सीजन पाया जाता है। बात समझ में आ गया होगा। या अपने ऑक्साइडों या सिलिकेटों की यौगिकों के रूप में, हमने कहा कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, जब भी पाया जाएगा या तो ऑक्साइड या सिलिकेट से सिलिकेट रूप में देखने को मिलता है। जैसे इसके कुछ अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2s2O। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2s2O। और बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का क्या है, मुख्य अयस्क होता है। मुख्य अयस्क का मतलब क्या होता है, जिससे बॉक्साइड को कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क या प्रमुख अयस्क। क्योंकि बॉक्साइड से एल्युमिनियम कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का सबसे क्या है, मेन अयस्क होता है। दूसरा पोरंडम का सूत्र क्या होता है, Al2O3, इसी को एल्युमिनियम भी बोलते हैं। तो पोरंडम भी इसका एक मुख्य अयस्क है। और तीसरा है क्रायोलाइट। ऐसे और भी है, तो ये कुछ मुख्य अयस्क इसके हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइड, जिससे एल्युमिनियम कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक गुण की बात करें तो यह नम वायु में इसका संचारण होता है, मतलब नमी से रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने पर अपने ऊपर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्युमिना के एक क्या बना लेता है, परत बना लेता है, कठोर परत क्रिएट कर लेता है। और ये जो एल्युमिना होता है, इसका ऑक्साइड जो होता है, ये किस नेचर का होता है, उभयधर्मी नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो कठोर परत आपका जो है बना लेता है उभयधर्मी पदार्थ। मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नमी से रिएक्शन कर लेगा, अपने ऊपर एक क्या क्रिएट कर लेगा, एक लेयर क्रिएट कर लेगा, एक परत बना लेगा, Al2O3 का परत बना लेगा। क्योंकि उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी का इस मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए जो एल्युमिनियम नीचे है या अंदर है वो अधिकतर समय तक आपका जो है सेफ बचा रहता है।
यह प्रबल अपचाय का भी भांति काम करता है। ऑक्सीकरण अपचाय में समझेंगे अपचाय, प्रबल अपचाय की भांति काम करता है। उपयोग क्या है इसका, तो इसका उपयोग वैद्युत संचरण हेतु तारों के निर्माण में, तारों को बनाने में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। एल्युमिनियम के तार मार्केट में आते हैं। बर्तन व घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और ये तीसरा यूज है वो इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम के पाउडर, जो एल्युमिनियम का पाउडर होता है उस एल्युमिनियम के पाउडर का उपयोग, एल्युमिनियम के पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो रेल की पटरियां होती है, जो पटरियां होती हैं या जो मशीन के विभिन्न भाग होते हैं जो टूट जाते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए या टूटे हुए टुकड़ों को या मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, आंसर है एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। कुछ बेसिक बातें थी एल्युमिनियम के बारे में, नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि नेक्स्ट धातु के बारे में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा धातु है लोहा। यह नंबर पे है और साड़ी में 26 नंबर पे है। यह एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु मतलब संक्रमण धातु क्या होते हैं, जो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच होते हैं उनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। और यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच कौन से आपका जो है ब्लॉक होता है, तो आंसर है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक होता है। तो यस और पी ब्लॉक के बीच पाए जाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। जब आवर्तसारणी पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में बात करेंगे, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अभी समझ लीजिए कि यस और पी ब्लॉक के बीच जो तत्व पाए जाते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को ही क्या कहा जाता है, आंसर आपका जो है संक्रमण आपका जो है तत्व कहा जाता है या संक्रमण धातु, क्योंकि यह फिर डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। दूसरा है यह 8वें वर्ग व चतुर्थ आवर्त का तत्व है। वर्ग कौन सा है, 8वें वर्ग और चतुर्थ आवर्त, चौथे आवर्त का आपका जो तत्व है। यह एक सक्रिय धातु होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर सक्रिय धातु है तो फ्री अवस्था में नहीं पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में नहीं पाएगा, अपने यौगिक के रूप में पाया जाएगा। पृथ्वी पर धातुओं के क्रम में इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान धातुओं के क्रम में कौन था, तो पहला स्थान धातुओं के क्रम में एल्युमिनियम है। धातुओं में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में धातुओं में कौन पाया जाता है, तो आंसर है एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद पृथ्वी पर जो दूसरा स्थान है वो किसका है, धातुओं में, किसमें बोल रहा हूँ, धातुओं में जो दूसरा स्थान है वो किसका है, आंसर है Fe का है। अगर पूछा जाए तत्वों में सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा कौन है, सिलिकॉन। तीसरा कौन है, एल्युमिनियम। और पूछा है धातुओं में सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन पाया जाता है, तो आंसर है एल्युमिनियम। दूसरा आपका जो कौन है, तो Fe है, लोहा। लोहा जो है पृथ्वी पर धातुओं के क्रम में दूसरा स्थान है। ये इसके कुछ अयस्क होते हैं, कुछ अयस्कों के रूप में, जैसे हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका क्या है, मुख्य अयस्क है। हमने बताया था पीछे मुख्य अयस्क क्या होते हैं, जिससे Fe आप कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अयस्क बोलते हैं। मैग्नेटाइट दूसरा इसका अयस्क है, मैग्नेटाइट। इसी को बोला जाता है लेड स्टोन। क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट को ही बोला जाता है लेड स्टोन। लेड स्टोन इसका सूत्र होता है Fe3O4। लेड स्टोन लोहे का चुंबकीय अयस्क है। पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सा लोहे का चुंबकीय अयस्क है, तो जो लेड स्टोन होता है यही होता है लोहे का क्या, चुंबकीय अयस्क होता है। दूसरा होता है जो लोहे का अयस्क वो होता है सीडेराइट। सीडेराइट का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीडेराइट का सूत्र पूछता है Fe3O3 होता है। अगला है लिमोनाइट। लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और लास्ट होता है जो आयरन पायराइट आपका Fe2, जिसको हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, नकली सोना भी बोलते हैं। तो ये सभी आपका जो है इसके अयस्क है, तो आंसर आयरन का अयस्क है। आयरन आपका इसको लोहा का अयस्क है। इसमें से लोहे का सबसे मुख्य अयस्क है हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्यों इसलिए, क्योंकि इसके कम खर्चे में आसानी से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोहा या Fe प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में रक्त में पाया जाता है, रक्त में कहाँ पाया जाता है, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन का ये महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। होमोग्लोबिन क्या होता है, जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराता है या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर मूव कराने का काम होमोग्लोबिन कराता है। और होमोग्लोबिन में मुख्य अयस्क कौन होता है, Fe होता है। और एक Fe परमाणु जो होता है ऑक्सीजन के कितने
कितने ऑक्सीजन के परमाणु को ऊपर लेके जाता है, तो एक होमोग्लोबिन परमाणु, बोलेंगे एक होमोग्लोबिन परमाणु या एक Fe। इस पे कौन सा प्लस, जो होमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है उस पे डबल प्लस होता है। तो हीमोग्लोबिन एक, ऐसा समझिए हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन परमाणु 4 ऑक्सीजन को लेके आपका जो जाता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है, 4 अणुओं को लेके जाता है। एक होमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़ता है, तो इसलिए होमोग्लोबिन का मुख्य भाग क्या होता है, तो आंसर है Fe होता है। दूसरी चीज, यह हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लोहे का अगर हम लास्ट अगला बात करें तो लोहे का आपका रासायनिक गुण, लोहे का रासायनिक गुण क्या है, नम वायु में इसका संचारण होता है। नमी में या आप लोहा जो होता है नमी में क्रिया करके Fe2O3 इंटू X2O, Fe2O3 इंटू X2O, ये होता है जंग, इसी को बोलते हैं जंग का सूत्र। ये जंग का फार्मूला है, अभी मैं पूछा था बताइए मेरे से जंग का सूत्र कौन है, तो Fe2O3 इंटू X2O जंग का फार्मूला है। तो नम वायु में इसका संचारण होता है, और संचारण करने पे क्या होता है, मतलब लोहा धीरे 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 रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके खत्म होगा, उसमें जंग लगेगा, और जंग का फार्मूला जो होता है Fe2O3 इंटू X2O होता है। यह क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहा जो है वो क्षारों के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है, या कैसे तो क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वैद्युत चुंबक बनाने में Fe भी यूज होता है। वैद्युत चुंबक बनाने में मिश्र धातु Fe, निकेल और कोबाल्ट यूज किया जाता है, तो इसमें Fe भी एक मुख्य भाग होता है वैद्युत चुंबक बनाने में। दूसरा, लोहे के आपका जो अयस्कों में Fe की प्राप्ति किससे किस क्रिया द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने में, यानी कि आयरन के अयस्कों से आयरन प्राप्त करना है, या लौह अयस्कों से लोहा प्राप्त करना है, Fe प्राप्त करना है, तो किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, सर अपचयन क्रिया द्वारा ये चीज संपन्न होता है। तो ये लोहे के बारे में, इसके बाद आपको पढ़ना है लोहे के प्रकार, टाइप ऑफ लोहा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लोहे के प्रकार, टाइप ऑफ आयरन। लोहे के प्रकार में पहला लोहा होता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ढलवा लोहा क्या होता है, इसमें 92 से 94% क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। 92 से 94% आयरन पाया जाता है, 2 से 4% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। शेष सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस आदि की अशुद्धि पाई जाती है। याद रखना है कि ढलवा लोहा में 92 से 94% लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है, 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। शेष जो मात्रा में और पाए जाते हैं ढलवा लोहा में, वो सल्फर पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, और फास्फोरस की अशुद्धियां इसमें विद्यमान रहती है। यह सबसे घटिया लोहा है। घटिया लोहा का मतलब सबसे क्या है, बेकार लोहा होता है। यह सबसे घटिया लोहा है, आप कह सकते हो सबसे बेकार लोहा होता है। और बेकार है तो सिंपल कठोर या भंगुर होता है, मतलब आप लोहे से पीटने पर आपका जो है क्या हो जाएगा, टूट जाता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। अस्थायी चुंबक मतलब कुछ समय के लिए उसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा, तो अस्थायी चुंबक आपका बनाया जा सकता है। इसका उपयोग बिल्डिंग में नहीं किया जाता, मतलब इसकी बिल्डिंग आप नहीं कर सकते हो। इसका बिल्डिंग जैसे लोहे का बिल्डिंग किया जाता है, तो जो ढलवा लोहा होता है, तो इसका इंपॉर्टेंट फिगर है, तो ढलवे लोहे का बिल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला था ढलवा लोहा। इसमें Fe 92 से 94%, कार्बन 2 से 4%, और शेष आपका जो सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस की अशुद्धि पाई जाती है। यह सबसे बेकार लोहा होता है, भंगुर कठोर होता है, गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, इसकी बिल्डिंग नहीं की जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा लोहा है, लोहे का दूसरा जो प्रकार है वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है, या लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। पूछा जाएगा बताइए सबसे प्योर रूप, सबसे शुद्ध रूप लोहे का कौन होता है, तो आंसर है पिटवा लोहा होता है। इसमें 98.8 से आंकड़ा याद रखना, 98.8 से 99.9% क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। और 0.1 से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 0.1 से 0.25% तक क्या पाया जाता है, 25% तक कार्बन पाया जाता है। शेष वही अशुद्धि सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज और फास्फोरस की अशुद्धि होती है। इसका बिल्डिंग संभव होता है, मतलब इसका बिल्डिंग आप पढ़ते हो, मतलब जो बिल्डिंग कराने आप लोहा लेके जाते हो, कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है। लोहे का
का शुद्ध रूप होता है 98.9% Fe होता है। इसका गलनांक जो होता है 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है 1500 से डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद लोहे का तीसरा टाइप है वो इस्पात है। इस्पात में क्या होता है 0 से 0.025 से 1.5% तक क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। 1.5% तक क्या पाया जाता है तो आंसर है कार्बन पाया जाता है। और कार्बन की परिशुद्धता कम होने के कारण यह नरम होता है। तो कार्बन इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसलिए यह नरम होता है। जैसे से कार्बन की मात्रा इस्पात में बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा जैसे से इस्पात में बढ़ेगी, कार्बन इस्पात क्या होता जाएगा आंसर कठोर होता जाएगा, उसकी कठोरता बढ़ती जाएगी। तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देने पर इस्पात में इस्पात कठोर हो जाता है। अगला है जो इस्पात का इस्पात का यूज क्या कहाँ किया जाता है तो आंसर अस्थायी चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक इसका क्या था अस्थायी चुंबक बनाने में ढलवा द्वारा उपयोग किया जाता है। जब इस्पात का उपयोग कहाँ किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है। इस्पात का उपचार क्या होता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील तापानुशीलन। इस्पात का उपचार 3 तरीके से किया जाता है। एक तापानुशीलन होता है, दूसरा कठोरीकरण होता है, तीसरा होता है टेम्परीकरण। तापानुशीलन क्या होता है सबसे पहले इस्पात लेते हैं, इस्पात को गर्म कर लेते हैं, लाल तक खूब गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि जब तक ये कैसा ना हो जाए लाल ना हो जाए, लाल तप्त कर लेते हैं। और लाल तप्त करने के बाद इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, रख देते हैं कहीं पर और धीरे धीरे ठंडा होता है। इससे जो इस्पात हमको मिलता है वो इस्पात जो हमको मिलता है वो इस्पात आपका जो नरम होता है। और दूसरी चीज इसको लाल तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं तापानुशीलन। इसी को क्या कहते हैं तापानुशीलन कहते हैं। मतलब इस्पात को आप हीट करिए, इतना हीट करिए कि पूरे लाल तक हो जाए और फिर उसको धीरे धीरे आप ठंडा करिए। और ठंडा करने की जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं तापानुशीलन बोलते हैं। दूसरा होता है कठोरीकरण। कठोरीकरण क्या होता है लाल इस्पात को लाल तक आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद इसको उठा के एक साथ पानी में डाल दो या तेल में डाल दो एक साथ, तो ये अचानक ठंडा हो जाएगा यानी कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कठोरीकरण कहते हैं। इससे जो इस्पात प्राप्त होता है वो कठोर होता है और कैसा होता है आंसर भंगुर होता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है टेम्परीकरण। टेम्परीकरण में क्या होता है पहले आप उसका कठोरीकरण कर लेते हैं यानी कि उसको आपका जो है खूब गर्म करते हैं, एक साथ पानी में या तेल उठा के डाल देते हैं, भंगुर हो जाता है लोहा। इसके बाद उसको दोबारा निकालते हैं और फिर गर्म करते हैं और दोबारा जब फिर गर्म करेंगे तो फिर गर्म करने पर उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं टेम्परीकरण बोलते हैं। तो इस्पात का उपचार 3 तरीकों से किया जाता था। ये था लोहे के प्रकार और उसमें इस्पात का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने लोहे के बारे में समझा, लोहे के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो और धातु बच रहे हैं और मेटल बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।